Hello everyone, welcome to Vikas Talent Classes. डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों, जो ये सीरीज चल रही है सिंहावलोकन सीरीज, इसका नाम मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैंने इसका नाम ऐसा क्यों रखा है। और ये जो सीरीज चल रही है, अगर आप इसको सिर्फ सुन लेंगे, 2 या 3 बार आप इन चीज़ों को सुन लेंगे, 3 बार 4 बार, तो आप अपनी परीक्षा में, जो आपकी परीक्षा होगी 50 नंबर की, उसमें मैं 100% श्योर हूँ कि आप कम से कम 40+ मार्क्स लाने की स्थिति में आ जाएंगे। तो 40 से ज़्यादा आपके नंबर आएंगे यदि आप मैं जो सीरीज चला रही हूँ इसको सिर्फ सुन लेंगे, क्योंकि जो शब्द होते हैं, जो एजुकेशन का ये पेपर होता है, ये आपको काफ़ी परेशान करता है। क्योंकि अभी तक आपने एजुकेशन जो होता है, ये साइकोलॉजी है, एजुकेशन जो मिक्सअप, ये आपके पेडागोजी, ये सब है, इसमें ये चीज़ें आपने पढ़ी नहीं होती हैं। अलावा जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी है, संस्कृत है, एसएसटी है, मैथ है, साइंस है, ये सब्जेक्ट आप 12th तक और आराम से पढ़ते हुए आते हैं। उन सब सब्जेक्ट्स के साथ में, उन विषयों के साथ में आपकी कनेक्टिविटी बनी रहती है लगातार। लेकिन जो ये एजुकेशन के पेपर होते हैं, इनसे आप डिस्कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए इनके शब्दों को समझना और इनके लैंग्वेज क्या पूछना चाह रहा है वो समझ जाएंगे, तो आप आसानी से 40+ नंबर ला पाएंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल के साथ में कनेक्टिविटी बनाए रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग लगातार सीरीज को देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये बहुविकल्पी प्रश्नों की जो श्रृंखला थी वो पूरी हो गई थी। लगभग 170 या 165 नियर अबाउट प्रश्न थे, उनको मैंने करा दिया था 2-3 वीडियोस में। और अब ये अति लघुत्तरी प्रश्नों की जो श्रृंखला है, इसको मैं लगभग, ये 100 से 150 प्रश्न हैं, इनको भी जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास रहेगा। सिर्फ आप इनको 2 या 3 बार अगर आप ऐसे चलते फिरते भी सुन लेंगे, आप अपना हेडफोन लगा करके, तो आप याद रहेगा, चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहेंगी और आप अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स तो लाएंगे, साथ में आप फुल कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि हाँ, मुझे कुछ आता है एजुकेशन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने 10 प्रश्न कराए थे इसके, और 10 प्रश्नों में आपका ब्लूप्रिंट था। ब्लूप्रिंट क्या होता है, क्रियात्मक शोध क्या होता है, साक्षात्कार क्या होता है, मापन और मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है, सतत मूल्यांकन क्या है, उत्तम परीक्षण क्या होता है। तो इन सारे प्रश्नों को कराया था कल, और जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है वो जा करके लास्ट वीडियो, पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, मांसपेशियां और आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? देखिए, ये सिर्फ जो कई सारे प्रश्न होते हैं जो सिर्फ हमारे आईक्यू लेवल पे काम करते हैं। तो कई सारे जो होते हैं पक्ष, वो हमारे आईक्यू लेवल पे काम करते हैं। किस तरह से करते हैं? जैसे आप देखिए, मांसपेशियां यानी कि हमारे शारीरिक अंगों से संबंधित बात हो रही है, और ये आंगिक यानी कि जो हम एक्टिविटी करते हैं, गतिविधि, उनका मूल्यांकन किस पक्ष में होगा? तो उनका मूल्यांकन हमारे संज्ञान में होगा। संज्ञान किसकी बात करता है? संज्ञानात् 3 पक्ष होते हैं, आपको याद होगा, मैंने कई बार बताया है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक, 3 पक्ष होते हैं। तो जो मांसपेशियां और अंगों की बात होती है, ये हमारे संज्ञान से संबंधित हैं? नहीं। ठीक है, ये हमारी फीलिंग्स के नहीं, हम ये किससे संबंधित हैं? ये कौशल से, हमारे स्किल्स से संबंधित हैं। स्किल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका मान लिया किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है तो राइटिंग स्किल हो गया, है ना। किसी का कम्युनिकेशन अच्छा है, ठीक, तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया। किसी को डांस अच्छा लगता है तो वो उसके पास डांसिंग स्किल है, तो वो क्या कर रहा है? सिंगिंग अच्छी है। किसी को कोई खेलने में अच्छा है, कोई गाने में अच्छा है ना। तो इस तरह से कोई एक्टिंग में अच्छा है। तो अलग अलग जो है, हर इंसान के पास, हर एक जो पर्सन होता है उसके पास एक अलग स्किल होता है। ठीक है, तो उस स्किल को समझने के लिए आपको कभी कभी खुद को भी समझना पड़ता है कि आपके अंदर ऐसा कौन सा स्किल है जिसके थ्रू आप अपने एक अलग पहचान बना सकते हैं। ठीक है,
तो जो हमारी मांसपेशियां और हमारी आंगिक यानी कि अंगों की गतिविधियां होंगी, वो जो इवैल्यूएशन होगा, उनका इवैल्यूएशन किस पक्ष से संबंधित होगा? तो उनका इवैल्यूएशन कौशलात्मक पक्ष से संबंधित होगा। कौशलात्मक यानी कि हमारे स्किल्स से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षण की प्रक्रिया की दृष्टि से, यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया की दृष्टि से संज्ञानात्मक पक्ष आ गया ना, तीनों पक्ष आएंगे आपके, क्रियात्मक पक्ष आएगा, संज्ञानात्मक पक्ष आएगा और भावात्मक पक्ष आएगा। ठीक, तो जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है, इसमें कौन 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 से 6 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं इसमें? स्तर कितने होते हैं? 6। कौन कौन सा? नॉलेज यानी कि ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई यानी कि अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और इवैल्यूएशन। आप इनको याद कैसे कर सकते हैं? आप याद करने का थोड़ा सा आप ऐसे याद करिए, इंग्लिश में कुछ चीजों को कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा आसानी से याद कर पाएंगे। आप ऐसे एक चार्ट बनाइएगा, नॉलेज, फिर इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका, जब आपके पास ज्ञान होगा, मैं आपको स्टोरी टाइप समझाती हूँ, जब आपके पास ज्ञान होगा तभी तो आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, जब आपके पास ज्ञान होगा तो आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, यानी कि आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी किसी भी टॉपिक को लेकर के। फिर जब आपके पास नॉलेज, आपके पास ज्ञान था, आपने उस चीज को लेकर के अंडरस्टैंडिंग बनाई, फिर आप क्या करेंगे? उसको अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, मतलब अनुप्रयोग जिसको कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अप्लाई। ठीक है, जब हमने किसी चीज को अप्लाई कर दिया, फिर हम क्या करेंगे? विश्लेषण। उसका क्या करेंगे? विश्लेषण का मतलब उसको एनालाइज करेंगे। उसका क्या करेंगे? उसको एनालाइज करेंगे कि जो मैंने अप्लाई करा है वो सही है भी या नहीं है। ठीक है, फिर जब एनालाइज करेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण, एंड लास्ट में उसको हम क्या करेंगे? उसको इवेल्युएट करेंगे, यानी कि मूल्यांकन उसका करेंगे। तो ये 6 पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष होते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए। तो ये 6 लेयर होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। विश्लेषण और संश्लेषण में आपको अंतर समझ में नहीं आ रहा होगा शायद। विश्लेषण क्या होता है और संश्लेषण क्या होता है? विश्लेषण का मतलब होता है एनालाइज करना। किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं? उसको एनालाइज कर रहे हैं। शॉर्ट में याद करिए, 1 मिनट। ठीक है, आप इसके जो 6 लेयर होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि संज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर जो होते हैं उनमें से कौन सा नहीं है। जब नहीं वाले प्रश्न आते हैं ना तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा। आते वाले तो याद रहेगा, लेकिन जो नहीं आते वाले उनको आप याद करने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप पहले से याद रखिएगा, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई। अप्लाई के बाद में क्या करेंगे? फिर आप करेंगे एनालाइज। एनालाइज के बाद में क्या करेंगे? संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस, और फिर आ जाता है आपका इवेल्युएशन। तो आप चाहे तो शॉर्टकट बना करके आप वैसे नीचे से याद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, जब आपके पास ज्ञान होगा तो आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिर आप उन चीजों को क्या करेंगे? अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई कर पाएंगे, फिर उसका क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, और फिर सिंथेसिस, संश्लेषण करेंगे, और फिर उसका इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप एक एग्जांपल, अगर आप नया मोबाइल लाते हैं, ठीक है, तो पहले क्या करते हैं आप? पहले आपको मोबाइल खरीदना है तो आप सर्च करते हैं, पूरा ज्ञान लेते हैं, कौन सा एप्पल का अच्छा है, सैमसंग का अच्छा है, कौन सा अच्छा है, आपके जो पॉकेट जितनी आपकी अलाउ करती है उस एवरेज में कितना, कौन सा मोबाइल अच्छा है। तो आप क्या करते हैं? पूरा सर्च करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? उसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं, और फिर नॉलेज लेने के बाद में आप क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि हाँ, ये मेरे बजट के हिसाब से भी ठीक होगा, ये मेरी जो मुझे जरूरत है, जितनी मेमोरी की, जितने इसकी जो भी उसके फीचर्स होते हैं उसके हिसाब से ये मेरे लिए ठीक रहेगा। फिर आप क्या करोगे? उसको खरीदने के लिए क्या करेंगे? आप प्रोसेस करेंगे, किसका? अप्लाई करेंगे, कि भैया शॉप पे जाओगे, खरीदोगे, तो वो क्या हो गया? अप्लाई। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? उसका जैसे ही मोबाइल हाथ में आता है तो आप क्या करते हो? पूरा एनालाइज करते हो, कौन सा फीचर कहाँ पे है, कौन सा एप्लीकेशन है, कितना मेमोरी है, कितना डाटा है, कितनी बैटरी चलती है। तो ये आप सब क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। फिर आप क्या करते हैं? उसको सिंथेसिस करते हैं।
फिर इसके बाद में लास्ट में आप क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, यानी कि उसका मूल्यांकन करते हैं कि ये अच्छा है या नहीं। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। मैंने कई बार रिपीट करके आपको बताया, इसीलिए चारों आप टिप पे याद करिए, अपनी फिंगर के टिप पे एक बार और। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई, अनुप्रयोग जिसे कहते हैं, विश्लेषण विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस, और इवेल्युएशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? क्या होता है रचनात्मक मूल्यांकन? रचना क्या होती है? रचना क्या होती है? किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना क्या कहलाता है? किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करना क्या कहलाता है? रचना, है ना। आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? रचनात्मक मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य है किसी शैक्षिक कार्यक्रम यानी कि एजुकेशनल प्रोग्राम होगा, उसकी पूरा प्रोसेस होगा, पूरा प्लान होगा, और उसमें जो जो सामग्री चाहिए होगी वो आपको, ये सारी चीजें जो है क्या करती हैं, मूल्यांकन करके सुधार किया जा सकता है। अर्थात रचनात्मक मूल्यांकनकर्ता किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया की सामग्री की प्रभावशीलता, गुणवत्ता, उपयोगिता एवं ऑब्लिक सीमाएं आदि का पुनः आकलन करता है, ताकि उस कार्यक्रम या योजना को अधिक गुणवत्ता तथा प्रभावशीलता पूर्ण बनाया जा सके, जिससे उसमें जो कमियां हो वो दूर किया जा सके। ये जो भाषा लिखी हुई है, इसको समझने के लिए आपको कम से कम 10 बार पढ़ना पड़ेगा और ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और इसी तरह की लैंग्वेज आपको हर एक किताब में मिलती है, चाहे वो आपकी ये पतली वाली किताब हो, चाहे वो कोई भी किताब हो। तो किसी चीज किताब से पढ़ने से अच्छा पहले हम उन चीजों को समझ लें होता क्या है। ठीक है, चलिए एक बार मैं समझाने का, किसी चीज की रचना करनी, किसी चीज का आपको बनाना है। एक मिनट, एक आपके एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, डीएलएड में आप टीचिंग के लिए जाते हैं, है ना। ड्यूरिंग टू टीचिंग आप टीचिंग में जा रहे हैं। जब टीचिंग करने जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले तो हम लोग कॉलेज में क्या करते हैं, आपको समझाते हैं। आप जाओगे तो आपके पास ये लेटर होना चाहिए, एक ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए, एक जो आपका दूसरा जो आपको वहां से रिलीव करेंगे रिलीविंग लेटर होना चाहिए, एक मार्क वाला लेटर होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। फिर आप जब आप जाओगे तो वहां पे जब जो भी क्लास आपको पढ़ाने के लिए, जो सेमेस्टर वाइज जो क्लास आपको मिलती है पढ़ाने के लिए, उन क्लास के आप क्या करोगे, टीएलएम बनाओगे। तो आप क्या कर रहे हो, जो शैक्षिक कार्यक्रम है, जो आपकी टीचिंग का कार्यक्रम है, समझते रहिएगा, जो आपकी टीचिंग का कार्यक्रम है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रोसेस कर रहे हैं, प्रक्रिया कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, और उसकी सामग्री जो हम लोग कागज दे रहे हैं आपको कि ये फॉर्मेट होगा, ये आपको वहां साइन कराना होगा, इस पे नंबर भरवाने होंगे, तो वो क्या करते हैं, वो हो गई आपकी सामग्री। ठीक है, इनका क्या करना है, ठीक, ये सब आपको क्या करना है, लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद में जब आप वहां जाते हैं तो क्या करते हैं, टीएलएम से पढ़ाते हैं, आप चार्ट से पढ़ाते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, आप वहां पे चार्ट से पढ़ाइए, आप टीएलएम बनाकर पढ़ाइए, आप मॉडल से पढ़ाइए, जिससे जिससे कि जो वो बेसिक स्कूल है जहां आप जा रहे हो, तो वहां पर आपको क्या हो, आपकी जो आपने जो पढ़ाया है वो कैसा हो, उसको इफेक्टिव बने, मतलब प्रभावी बने, उन बच्चों के ऊपर इफेक्ट डाले। आपने साइंस पढ़ाई, आपने हिंदी पढ़ाई, आपने मैथ पढ़ाई, अगर आपने टीएलएम के साथ में पढ़ाया है, आपने चार्ट के साथ में पढ़ाया है, आपने किसी एक्टिविटी के साथ में पढ़ाया है, तो वो क्या होता है, प्रभावशाली होता है। किसके लिए, आपके लिए भी प्रभावशाली होगा, उन बच्चों के लिए भी प्रभावशाली होगा। आप पूरी मनोयोग मन स्थिति से जब पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, बच्चे जो होंगे उस क्लास का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, एक एनर्जेटिक होगा। बच्चा आपसे सीखने के लिए, बच्चा आपकी बात सुनेगा। आप किसी एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाएंगे तो वो कैसा बनेगा, इफेक्टिव बनेगा। आप जो कि आप जो पढ़ा रहे हो उसमें क्या डाल रहे हो, गुणवत्ता, यानी कि
आप क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हो, क्वालिटेटिव एजुकेशन दे रहे हो, ठीक है। आप बच्चे को एक क्वालिटेटिव एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हो और उसकी जो उसको उपयोगिता है, यानी कि जो वो उपयोग करेगा, जो बच्चा जिस भी क्लास का, जिस भी स्टैंडर्ड का होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको पढ़ाएंगे, यानी कि सीमाएं जो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है। और फिर क्या करेंगे, जो वो आप ये पूरा प्रोसेस हुआ तो आपने क्या करा, ये हुआ रचनात्मक मूल्यांकन। तो जो वहां पे टीचर्स होते हैं जो आपको मार्क्स देते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको मार्क्स दे रहे हैं, ठीक। अगर आप अच्छा पढ़ाएंगे तो आपने क्या करा, एक पूरा प्रोग्राम था, शैक्षिक प्रोग्राम, और जिसके बाद में आपको क्या नंबर मिलते हैं। तो जो नंबर आपने क्या करा, रचना करी ना, रचनात्मक करा ना, कुछ बनाने के लिए, कुछ पढ़ाने के लिए, कैसे हम इन टीचर्स को, इन बेसिक स्कूल में जो जा रहे हैं उन बच्चों को अट्रैक्ट कर पाए। तो आप किसी प्रोग्राम की रचना कर रहे हैं। तो उसके बाद जो आपका इवेल्युएशन हुआ, जो टीचर्स आपसे खुश होकर के आपको मार्किंग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इस तरह के प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन। जो इस तरह का मूल्यांकन होता है वो क्या कहलाता है, रचनात्मक मूल्यांकन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ टीचिंग लेटर ले लेते हैं और घर में बैठे रहते हैं और लास्ट में जाते हैं वहां पे साइन करवाते हैं और चले आते हैं। तो हालांकि टीचर्स जो है वो भले किसी दबाव में आकर के आपको मार्क्स दे दें, लेकिन वो अपने अंदर से खुश होकर के इफेक्ट हो, आपने कोई उनके ऊपर इफेक्ट नहीं डाला, उन्होंने एज ए फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको कागज दे दिया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, आप लिख सकते हो। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में, जब आप अपनी कॉपी में लिखें, तो उन कॉपी में कुछ जो लिखें उसके साथ में 2 या 4 लाइन उदाहरण के साथ में जरूर लिखें, एग्जाम्पल के साथ में लिखें। जब आप एग्जाम्पल के साथ में लिखेंगे, लाइव एग्जाम्पल के साथ में लिखेंगे, तो जो टीचर होता है, जो एग्जामिनर होता है, वो आपकी कॉपी से क्या होगा, प्रभावित होगा। फिर आप वहां पर क्या करेंगे, एक रचनात्मक मूल्यांकन क्रिएट करने का आपकी जो कॉपी होगी वो क्या करेगी, बोलेगी, है ना, कि आपने कुछ ना कुछ अच्छा करा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, प्रश्न पत्र निर्माण के सोपान कौन कौन से हैं। प्रश्न पत्र निर्माण, अभी कल मैंने पढ़ाया था ब्लूप्रिंट, आपको याद होगा कल मैंने पढ़ाया था ब्लूप्रिंट किससे संबंधित है। तो ब्लूप्रिंट किससे संबंधित है, प्रश्न पत्रों के निर्माण से संबंधित होता है, ठीक है। तो इसके चरण कौन कौन से पूछा गया है, तो इसमें 4 चरण होते हैं या 4 सोपान होते हैं जिन्हें हम कहेंगे, ठीक है। मुख्य 4 सोपान होते हैं। पहला क्या होता है, जब पहली बात आप आंख बंद करके अपने आप माइंड में सोचो, किसी कहीं भी घूमने जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, योजना बना रहे हो। आप ट्रिप पे जा रहे हो तो आप क्या करते हो, पहले योजना बनाते हो। आप प्रश्न पत्र निर्माण करने जा रहे हो, प्रश्न पत्रों को बनाने जा रहे हो, तो पहले आप क्या करोगे, किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने से पहले आप क्या करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं या प्लान करते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा आपका, प्लानिंग, ठीक है, यानी कि प्लान या, ठीक। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, जब आपने बना लिया अपना कि हाँ मुझे घूमने जाना है, फिर आप क्या देखते हो, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां का टेम्परेचर कैसा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, कपड़ों का सिलेक्शन करते हो कि सर्दी वाले ले जाने, गर्मी वाले ले जाने। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे प्रश्नों का चयन करना है कि किस क्लास के बच्चों के लिए हम प्रश्न पत्र बना रहे हैं। तो आप फर्स्ट के लिए बना रहे हो, सेकंड के लिए बना रहे हो, थर्ड के लिए बना रहे हो, एट्थ के लिए बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, उस स्टैंडर्ड को देख करके आपको क्या करना है, प्रश्नों का चयन करना है, आपको सिलेक्शन करना है। तो प्लान के बाद में आपको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे, प्रश्न, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, जब आपने प्लान कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, तो अब आप क्या करोगे, बिल्ड करोगे, यानी कि कंस्ट्रक्ट करोगे। क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट, यानी कि रचना करोगे। किसकी रचना करोगे, प्रश्न पत्र की रचना करोगे। या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, मैं उसी एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट कर रही हूँ आपको दोनों साइड में, कि जब आप घूमने जा रहे हो तो पहले आपने प्लान करा, फिर आपने अपने कपड़ों का सिलेक्शन करा, और फिर उसके लिए आप क्या कर रहे हो, रचना कर रहे हो कि हाँ इस ट्रेन से जाना है, उस ट्रेन से जाना है, ऐसे आना है, वैसे आना है। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्रश्न पत्रों को रचना कर रहे हो, प्रश्न पत्रों का निर्माण कर रहे हो या रचना कर रहे हो, आप बना रहे हो, ठीक है। जब आपने रचना भी कर ली, फिर उसके बाद में लास्ट में क्या आता है, इवेल्युएशन या
मूल्यांकन। तो ये 4 चरण होते हैं प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए। आप एक बार फिर से आंख बंद करके अपनी टिप पे याद करें, फिंगर्स पे। पहला क्या होता है प्रश्न पत्रों के निर्माण के लिए? क्या होता है? योजना बनाना। दूसरा क्या होता है? चयन करना। तीसरा क्या होता है? चयन करने के बाद आप क्या करेंगे? किसी चीज की रचना करेंगे। रचना करने के बाद में लास्ट में क्या आता है? इवेल्युएशन या मूल्यांकन करना। तो प्रश्न पत्र निर्माण के कितने चरण होते हैं? आंख बंद करके 4 चरण होते हैं। पहला होता है योजना बनाना, दूसरा होता है चयन करना, तीसरा होता है रचना करना और चौथा होता है मूल्यांकन करना। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका क्रियात्मक शोध के क्या? क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं? क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं? कौन से क्रियात्मक शोध के चरण है? क्रियात्मक शोध मैंने बताया था, क्रिया मतलब याद रखिए क्या बताया था? एक्टिविटी। एक्टिविटी बेस्ड काम करना है। जैसे क्रियात्मक शोध है, आपके दिमाग में एक्टिविटी आनी चाहिए, ठीक है। क्रिया कहीं भी लिखा हो क्रियात्मक शोध, एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है। तो कितने चरण होते हैं? इसके पहले आ जाइए। किसी चीज की क्रियात्मक, किसी हमें क्रिया करनी है, क्या करेंगे? कोई हम क्या करेंगे? डायग्नोस करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? जो हमारे पास समस्या आई है उसको क्या करेंगे? पहचान करेंगे। मतलब किसी समस्या का क्या करेंगे? पहचान करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? समस्या चुनने का कारण देखेंगे। क्यों? रीजन, हम क्यों कर रहे हैं इसका, क्यों हम इसकी समस्या का पहचान तो ली, लेकिन हम उसके पीछे का कारण भी जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में कल मैंने आपको पढ़ाया था क्रियात्मक परिकल्पना, हाइपोथेसिस जो होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्रियात्मक परिकल्पना आती है और चौथे नंबर पे क्या आता है? कार्यविधि। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रदत्त विश्लेषण, यानी कि आप एनालाइज करेंगे और लास्ट में क्या होगा? निष्कर्ष यानी कि मूल्यांकन। तो ये आपको याद हो जाने चाहिए। फिर से एक बार याद करिए। किसी चीज की पहचान करना या समस्या पहचान करना, समस्या चुनने का कारण क्या होता है, क्रियात्मक परिकल्पना, फिर कार्यविधि, फिर प्रदत्त विश्लेषण यानी कि एनालाइज, फिर आप क्या करेंगे? निष्कर्ष करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। विश्वसनीयता तो आप बहुत ज्यादा समझदार होंगे। विश्वसनीयता क्या होती है? विश्वास क्या होता है? अपने दोस्त जब गद्दारी करते हैं आपके साथ में तब कैसा लगता है आपको? बुरा लगता है ना। और जो आपका कोई ना कोई विश्वसनीय दोस्त होगा तो रिलायबल होगा, है ना, जो आप जिससे आप अपनी सारी बात शेयर कर सकते हो, तो वो कैसा होता है? वो इंसान कैसा होता है आपके लिए? रिलायबल होता है। तो इसी से बस एजुकेशन और इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ें तो ज्यादा आसान चीजें होती हैं। रिलायबिलिटी, ठीक है। विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है? जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है वह परीक्षण उतना ही अच्छा माना जाता है। जो दोस्त आपका ज्यादा विश्वसनीय होता है वही तो ज्यादा अच्छा होता है आपका, या वही तो क्लोज फ्रेंड होता है। तो जिस परीक्षण यानी कि जिस टेस्ट की रिलायबिलिटी जितनी अधिक होती है उसका परीक्षण उतना ही अच्छा माना जाता है। विश्वसनीयता किसी कक्षा या वर्ग की एक बार परीक्षा लेने पर जो परिणाम प्राप्त हो, करीब करीब वही परिणाम उसी परीक्षण से अथवा वैसे ही परीक्षण अन्य परीक्षण से भी पुनः भी प्राप्त हो। एक बार अगर एक टेस्ट में आपके 8 मार्क्स आ रहे हैं तो जो आगे आने वाला टेस्ट है उसमें भी आपके 8, 9, 7, 10 इस तरह से मार्क्स आने चाहिए। नहीं कि पहले वाले में 8 आ गए और जो नेक्स्ट हुआ उसमें आपका 1 नंबर आया, है ना। तो ये नहीं, गैपिंग इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका विश्वसनीयता किसी परीक्षण का एक सामान्य गुण है। अब ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये आपकी आ सकती है और आती भी है। फ्रीमैन के अनुसार जो विश्वसनीयता है, उन्होंने क्या कहा विश्वसनीयता के बारे में? किसी परीक्षण की विश्वसनीयता इस प्रकार को इंगित करती है कि उस परीक्षण में आंतरिक संगति कितनी है और उस परीक्षण के बार बार प्रयोग करने से प्राप्त परिणामों या अंकों में कितनी संगति है, ठीक है। ये आपको याद करनी पड़ेगी। एक बार आप 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। कोई भी टेस्ट करना है, हमने कोई बच्चे का टेस्ट लिया है, यूटी ली, यूनिट टेस्ट हुए, वो उस परीक्षण को इंगित करती है। बस ये याद रखिए एक पॉइंट कि जो उसकी आंतरिक संगति है
यानी कि जो उसके मार्क्स मिले हैं वो उस पर बार बार प्रयोग करने से प्राप्त परिणामों अंकों में कितनी संगति, मतलब जो एक बार टेस्ट में मार्क्स आए हैं वो बार बार आप टेस्ट ले रहे हो तो उसके आसपास है या फिर कहीं अब बहुत ज्यादा उनमें गैप है। तो इस तरह का किसने कहा था, फ्रीमैन ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका परीक्षण, थोड़ा सा क्लास लेट चल रहा है मुझे लग रहा है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। परीक्षण से क्या समझते हैं, परीक्षण क्या होता है, परीक्षण यानी कि टेस्ट, टेस्ट किससे करना है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टेस्ट कहते हैं। भाई टेस्ट किसका होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति, देखिए ये 2016, 17, 20 और 23 लगातार आया हुआ है, तो आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा। परीक्षण क्या होता है, किसका परीक्षण करेंगे, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बिहेवियर यानी व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को परीक्षण कहते हैं। आपके पास कोई सीक्रेट बात है, मैं एग्जांपल बताती हूँ, आपके पास कोई सीक्रेट बात है, आपके दो फ्रेंड हैं, आपने क्या करा, आपने दोनों को बताया उस बात को, ठीक है, फिर थोड़े दिन तक आपको किसी तीसरे के थ्रू आपको बात पता चलती है और वो बताता है, जो आपने सपोज आपके दो फ्रेंड थे, आपका एक दोस्त था ए, एक दोस्त था बी, आप फिर इसके बाद में आपका एक नेक्स्ट दोस्त था ई, तो वो आपको जो ई आपका फ्रेंड था वो आपको आकर के बताता है कि मुझे जो आपका दोस्त बी है उसने ये बात ऐसी ऐसी बात मुझे बताई है, ठीक है, तो आपने क्या करा, आपके दिमाग में जब क्या आया, जब आपको नेक्स्ट कोई भी आगे की बात करनी होगी, आपका क्या हो गया, विश्वास अपने बी दोस्त से कम हो गया, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, ए और बी की कंपेयर कर रहे हो, उसके बिहेवियर की कंपेयर कर रहे हो, अरे वो ऐसा गद्दार है, तो आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो जो कंपेयर यानी कि उसके व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है, टेस्ट या परीक्षण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मापन के 4 स्तरों के नाम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको मैं भी लघु उत्तरी में आएगा, फिर मैं ब्रीफ में से समझाऊंगी, इसमें से भी कई इसके पार्ट होते हैं मापन के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। फिलहाल बस आप याद कर लीजिए, मापन के 4 स्तर होते हैं, कौन कौन से, शाब्दिक, नामित, क्रमिक, अंतराल स्तर और अनुपात। अब आप कहोगे ये है क्या, किसी चीज का नाम या शब्द से स्तर यानी कि लेयर, ठीक है, किसी चीज का सीक्वेंस बनाना, उसको क्रम से करना, अंतराल यानी कि गैपिंग जो होता है, और किसी चीज का रेशियो, अंतराल यानी कि गैपिंग या रेशियो, क्रमिक किसी चीज को क्रम या सीक्वेंस से करना, शाब्दिक या नामित। तो ये मापन के 4 स्तर होते हैं, इनके अंदर भी एक या दो इनके पार्ट होते हैं, वो मैं लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगी तो उसका पूरे साथ में उसकी ब्रीफिंग कर दूंगी। नेक्स्ट आपका, थोड़ा सा जल्दी करते हैं नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। NCERT के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। मूल्यांकन क्या होता है, अब इन्होंने एक क्या दे दिया, इन्होंने एक टैग दे दिया, क्या दे दिया, NCERT के अनुसार। पहली बात, आपको किसी के भी अनुसार पूछे, चाहे वो NCERT के अनुसार पूछे, चाहे वो SCERT के अनुसार पूछे, या किसी के भी अनुसार पूछे, यदि आपको आ रही है, आपको प्रश्न आ रहा है तो आप कर दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो उसके एवज में आप क्या करेंगे, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो आप लिख दीजिए और बस आगे ये हेडिंग डाल दीजिए NCERT के अनुसार, या SCE जो भी प्रश्न में पूछा गया है उसको आप मेंशन करिए, उसके बाद में आप उसमें मूल्यांकन की एक कोई भी जो आपके दिमाग में आ रही है वो परिभाषा लिख दीजिए। एग्जामिनर इतना ज्यादा उसको भी नहीं याद रहता है, उसको भी कंप्यूटर नहीं है कि NCERT ने क्या कहा, SCERT ने क्या कहा, या रॉस ने क्या कहा, या फ्रॉबल ने क्या कहा, ठीक है। तो शैक्षिक मूल्यांकन मैंने कई बार पढ़ा चुकी हूँ भी, शैक्षिक मूल्यांकन है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा के दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आज आपका, निर्णात्मक, निर्माणात्मक
और योगात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर होता है। निर्माण करना, मैंने अभी आपको जैसे कंस्ट्रक्टिव बताया था, निर्माण करना, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करना, किसी चीज को बिल्ड करना, यह शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, यानी कि ड्यूरिंग टू स्टडी। जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, किसी चीज का निर्माण करना है तो आप क्या करेंगे, ड्यूरिंग टू पीरियड आप उसको बताएंगे क्लास में बताएंगे, पढ़ाई के दौरान बताएंगे। तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है कौन सा मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, छात्र की प्रगति को सुधारने पर ध्यान देता है। और योगात्मक मूल्यांकन जिसे हम कहते हैं सबमिटिव, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सबमिटिव, यानी कि जो सबमिट किया जाए, जैसे फाइनल हाफ ईयरली एग्जाम हो गए, सत्र के अंत में जो किया जाता है वो क्या कहलाता है, योगात्मक। आप इसको इंग्लिश में याद करेंगे, थोड़ा याद रहेगा। योगात्मक मूल्यांकन को हम क्या कहते हैं, सबमिटिव। आप क्या करते हो, कॉपी जब एग्जाम हो जाता है तो आप क्या करते हो, सबमिट कर देते हो। तो कब करते हो, लास्ट में, याद रखिएगा कब करते हैं, जब कॉपी सबमिट, लास्ट में, जब हमारा फाइनल एग्जाम होते हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम होते हैं, हमारे वार्षिक सत्रांत के एग्जाम होते हैं, तब हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं अपनी कॉपी, ठीक है। तो ये योगात्मक मूल्यांकन कब होता है, सत्र के अंत में या शिक्षण प्रक्रिया के अंत में, जिससे कि छात्र की उपलब्धि का आकलन किया जाता है। जबकि निर्माणात्मक या फॉर्मेटिव मूल्यांकन जो होता है वो क्लास के दौरान या जब हम पढ़ा रहे हैं उसके दौरान किया जाता है, जिससे कि छात्र की प्रगति को सुधारने पर ध्यान दिया जा सके। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, आपको आपके क्लासेस चल रहे हैं, उसी दौरान मैं आपको पढ़ा रही हूँ, नहीं भाई पढ़ लो, ये वाला प्रश्न आएगा, ये वाला प्रश्न आएगा, ये वाला प्रश्न आएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, आपकी जो प्रगति, जो पढ़ने का तरीका है, जो पढ़ने का स्लो प्रोसीजर पढ़ा है, उसको एक तरीके से उसको आपको एक जगाने का काम कर रहे हैं, नहीं एग्जाम आने वाले है ना। तो ये क्या कब हो रहा है, जब आप पढ़ रहे हो दौरान, ठीक, ड्यूरिंग। और सबमिट करोगे जब आप एग्जाम में जाओगे, आपने जो भी याद करा होगा, जो मैंने पढ़ाया होगा, जो आपने सुना होगा, वो आप अपनी कॉपी पे लिख दोगे और आपकी अपनी कॉपी सबमिट कर दोगे। तो वो क्या होगा, साथ जो शिक्षण प्रक्रिया के अंत में होता है वो सबमिटिव होता है, और जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है वो निर्माणात्मक या फिर फॉर्मेटिव होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, निर्माणात्मक का, इसका उद्देश्य छात्रों की जो कमी होती है उसको पहचान कर और उसको सुधार करने के उपयोग हम क्या करते हैं, सुझाव दे सकते हैं। जैसे मैं बीच बीच में आपको बताती रहती हूँ, ये आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, आप इसको करिए, आप इस तरह से सुनिए, आप इस तरह से लिखिए, आप इस तरह से कॉपी बनाइए, आप जो कॉपी लिखेंगे उसमें हेडिंग कैसे यूज करेंगे। तो इस तरह से जो होता है वो क्या होता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, और जिससे कि छात्रों की जो कमजोरियां होती हैं उनमें सुधार किया जा सके, ठीक है। जो सबमिटिव या योगात्मक मूल्यांकन होता है वो अधिगम स्तर को माप करके ग्रेड या अंक प्रदान करना होता है। मैंने आपकी कॉपी चेक करी, आप अभी जाओगे, आप अपने सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम दोगे, अपनी कॉपी सबमिट करोगे, लिखोगे, उसके बाद में आपको क्या होगा, जो भी कॉपी में लिखा होगा उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन में डिफरेंस क्या होता है। और इसी नेक्स्ट जो आपका टॉप जो होगा, कल प्रयास करेंगे कम से कम 15 या 20 प्रश्न हो जाएं एक साथ में, ऐसे काफी स्लो हो जाएगा, थोड़ा सा वीडियो भी फास्ट करेंगे। हो सकता है, आई होप सो आपको समझ में आया हो। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, अच्छा है, खराब है, जैसा भी है, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी आपको कमेंट करना हो तो कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स जो भी हों आपके डीएलएड करने वाले, उनको भी शेयर जरूर करें, जिससे कि सभी जो बच्चे हैं जिनको पढ़ने में कोई भी असुविधा हो रही है वो आसानी से चीज़ों को पढ़ सकें, समझ सकें, और जिससे वो थोड़ा सा भी उनको मेरे वीडियोस के थ्रू निःशुल्क उनको मदद मिल सके। धन्यवाद।